नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के बदले की आग में जल रहे हैं पीएम। आज एक ऐतिहासिक निर्णय में मेरे द्वारा दायर की गई एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया। ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया और यह हुक्म दिया कि 31 जुलाई तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर अपने पद से पदमुक्त कर दिए जाएंगे। ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि जो हमारा स्टैंड रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रतिशोध की आग में तपकर मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां, वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। साथियों, आज एक ऐतिहासिक वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसोल, खीरगंगा और प्रभावित जगहों पर दौरा किया और लोगों से मिले। उनका कहना है कि लोगों का हाल चाल जाना है। इस दौरान करीब 40 दुकानें और 30 घर बाढ़ में जो है वो बह गए हैं। राहत के तहत अभी एक हेलीकॉप्टर को भेजा जा रहा है, जिसमें 4 जवानों को भेजा जा रहा है और जिस हेलीकॉप्टर में मैं आया हूं उससे भी लोगों को भेजा जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी हो सके। प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कसोल, खीर गंगा और लास्ट पुलगा में जाके आया हूँ। सैंज में हम लोगों से मिले। तकरीबन 40 दुकानें और 30 घर जो फ्लड आया उसमें वॉश आउट हो गए और मैं क्योंकि सुबह ही जब ये पता लगा और सबके घरों में वहाँ और सिल्ट भी घरों में पहुँच चुकी है। हमने तुरंत फौरी राहत के तहत अभी एक हेलीकॉप्टर को सैटेलाइट फोन के साथ 4 अपने जो पुलिस के जवान हैं उनको भेज रहे हैं और जिस हेलीकॉप्टर में मैं आया हूं उसको मैं भेज रहा हूं ताकि वहां कनेक्टिविटी हो सके। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है और यूसीसी पर सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी से मुसलमानों को सबक मिलेगा, लेकिन ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। ये देश हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। पिछले 40-50 साल से ये संघ परिवार का एजेंडा रहा है कि भारत में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए, चाहे वो जनसंघ के रूप में थे या फिर बाद में बीजेपी के रूप में, सियासी रूप में आज हैं। तो ये पुराना इनका एजेंडा रहा। मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले अगर हम तारीख पर नजर डालेंगे तो तारीख में हमको ये मिलता है कि 28 अक्टूबर को 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के मुसलमानों को तयखुन दिया था कि उनकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में यही बात कही। पिछले 40-50 वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 11 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आपकी तरफ से उन्होंने कहा कि आप पार्टी के मुख्यालय की जासूसी करवाई जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर की जासूसी करवाने के भी
आरोप लग चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। पार्टी के बाहर दो ग्रुप सामान्य दिखने वाले लोग, जो ऐसा दिख रहा है कि वो पैदल चल रहे हैं, बस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पार्टी में ऑफिस के अंदर ताक झांक कर रहे हैं। फिर 3 लोग उनमें से जो है पार्टी कार्यालय में घुसते हैं। 4 लोग जो बाहर थे वो घूम के दोबारा पार्टी कार्यालय के सामने आते हैं और उनमें से एक आदमी रुक जाता है। दिखाते हैं वो कोई नहीं जानते, मगर जो आदमी रुक जाता है वो बाकी 3 अपने ग्रुप के अलावा जो 3 लोग अंदर घुसे उनसे फिर वो निकलने के बाद बातचीत करता है। इसका मतलब ये 7 लोग किसी एक एजेंसी के लोग थे और किसी एक एजेंडा से पार्टी के ऑफिस के आसपास घूम रहे थे। 3 लोग इसके अंदर पार्टी के अंदर घुसते हैं। गार्ड हमारा इनसे कहता है कि आप रजिस्टर में एंट्री करिए, आप कौन है, क्या नाम है, क्या पता है। तो ये बहानाबाजी बना के यहां से निकल जाते हैं। इन लोगों की जो शक्लें मैंने आपको दिखाई सीसीटीवी कैमरा में, ये स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं, इन्होंने ट्राउजर्स पहनी हुई है, पतले बारीक बाल इनके कटे हुए हैं। देखने से मेरी समझ से ये किसी सेंट्रल एजेंसी के लोग हैं। मैंने तो इनके नाम भी बताए, मैंने तो इनकी फोटोज भी दिखा रहा हूं। अगर दिल्ली पुलिस कहती है कि ये कोई और लोग हैं तो दिल्ली पुलिस बता दे, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल बता दे कि कोई और लोग हैं। हमारा मानना यह है कि इस वक्त देश की राजधानी में एक राष्ट्रीय दल की जासूसी। वहीं बंगाल चुनाव में हिंसा के बाद असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा से 150 लोगों ने पलायन किया है। इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल से करीबन 150 लोग शरणार्थी असम में कल आए हैं। वो लोग यही बताए हैं कि पंचायत चुनाव का कारण जो हिंसात्मक घटने हुए हैं उनका कारण ये लोग भयभीत होते, आक्रांत होते असम तक आया है। हमें धुबरी जिला में इनको रहने का व्यवस्था किया हो, खाने का व्यवस्था किया हो और उनका मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी हमने व्यवस्था किया हो। फिलहाल 133 लोग 133 लोग रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। वहीं फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर से बीते दिनों 4 बच्चे लापता हो गए थे, जिन्हें पुलिस टीम की तरफ से सकुशल बरामद कर लिया गया है। परिजनों के सुपुर्द भी इन बच्चों को कर दिया गया है। SSP आशीष तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत गठित की गई 8 टीमों ने थाना नगला खंगर क्षेत्र के एक ही परिवार के लापता 4 बच्चों को कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। 7 तारीख को 4 बच्चों के गुम होने की सूचना मिली थी, जो 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष के थे। इसमें 2 बालिकाएं, 2 बच्चियां भी थीं। और ये जो परिवार था, जिस परिवार के ये बच्चे थे, वो परिवार एक गरीब परिवार है जो ईंट भट्टे पे मजदूरी करता है। उनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ थे। तो जब हमको ये सूचना के बारे में पता चला तो इमीडिएटली उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उसमें 8 टीमों का गठन किया गया। इन 8 टीमों ने जो लखनऊ, दिल्ली, इटावा, आसपास के जितने भी जनपद थे, सभी जनपदों में पंफलेट, CCTV और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जानकारी जो है सभी पब्लिक के लिए भी फ्लोट की। इसी क्रम में ये जो बच्चे थे ये कल रिकवर हो गए हैं। ये बच्चे जो थे ये यहाँ से इटावा चले गए थे, इटावा में भिक्षावृत्ति कर रहे थे और उसके बाद में ये वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली जा रहे थे। वहाँ पर ट्रेन में एक व्यक्ति ने जो है इन बच्चों को देखा और क्योंकि सोशल मीडिया पे और पम्फलेट में उसने इस तरह की चीज़ देखी तो उसने नगला खंगर जो हमारे थानाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किया और उनको बताया कि ये बच्चे जो है ट्रेन में जा रहे हैं। तो ये ट्रेन जो है फिरोजाबाद में GRP टुंडला के सहयोग से सर्च करके उन बच्चों को सफलता से रेस्क्यू किया। वहीं औरैया में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजस्थान कोटा बैराज और हथनी कुंड डैम से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं केंद्रीय जल आयोग द्वारा बराबर यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की तरफ से निगरानी की जा रही है। समिति बैठक की गई है जिसमें जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया है। बाढ़ क्षेत्रों में तैयारियां पूरी की गई हैं। बाढ़ निगरानी के लिए चौकियां भी जगह जगह बनाई गई हैं। वहीं खाद्यान्न की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 48 सीटों पर हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी कई गठबंधन होगा तो हमारा साथी जो भी होगा उसको हमारी पार्टी का ताकत मिलेगा। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस को मानने वालों का एक बड़ा वर्ग है। जो भी हमारा साथी होगा उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। देखो, महाराष्ट्र कांग्रेस एक संघ है और महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में है और आज उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके वहीं लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव आरोपी बनाए गए हैं। अब इस मामले में तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो उस समय नाबालिग थे और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, आपको सुनवाएंगे। जहाँ तक शिक्षकों की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और वो सारी चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं। और जो भी शिक्षक नेता हैं, जब सदन खत्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। कितनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है। एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान, जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है। तो सब लोग को बुला के राय दिया जाएगा, उनकी भी राय को जानेंगे, समझेंगे और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, वो हम लोग निर्णय लेंगे। और हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है। वहीं हापुड़ जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। वहीं इस दौरान हापुड़ के ग्राम मुरादपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हाजी नासिर और ग्रामवासियों ने मिलकर घर घर संपर्क अभियान के तहत बीजेपी सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाया। वहीं हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगे शमशान घाटों के पर रास्ता बनाने का काम और गन्ने की बकाया पेमेंट के बारे में ज्ञापन दिया। उप जिलाधिकारी से जल्द इन सभी समस्याओं के निराकरण का भी आश्वासन लिया। अगली खबर भी हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम करिया में रेलवे फाटक के पास एक स्कूल वैन स्टीयरिंग फेल होने की वजह से झाड़ियों में पलट गई। स्कूल वैन में दर्जनों बच्चे सवार थे। इस दुर्घटना में कई बच्चों को मामूली चोटें भी आई हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल वैन में बच्चे अपने घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आमिर अली नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म में आस्था दिखाकर हिंदू धर्म अपनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए मुरादाबाद के जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर हड़कंप मचा दिया। मुस्लिम युवक आमिर अली द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रार्थना पत्र मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने आमिर अली से अमित महेश्वरी बने युवक के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 2 जवानों को तैनात कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले आमिर अली उर्फ अमित महेश्वरी की पत्नी महक उर्फ गुल
अफसा ने मीडिया के सामने आकर इसे आमिर का ड्रामा बताया। महक ने मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि धर्म परिवर्तन कानून की आड़ लेकर आमिर अली हिंदू लड़की से दूसरी शादी करना चाहता है। आमिर जो है, आमिर से मेरी शादी 20 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, शादी के 3 महीने बाद आमिर डेली इवनिंग वॉक पर जाते थे। मुझे शक हुआ, मैंने आमिर से कहा, मैंने कहा आप इवनिंग वॉक पर क्यों जाती हैं? तो बोले मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं शादी से पहले से ही टहलने जाता हूँ खाना खाने के बाद। मैंने सोचा होंगे हेल्थ कॉन्शियस। तो एक दिन क्या हुआ, आमिर टॉयलेट में बैठे हुए थे, मैं रूम में थी, कॉल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, ऑफिस नंबर के नाम से नंबर सेफ था। तो वहाँ से लड़की की आवाज़ आती है, यार आमिर तुम कहाँ हो? मैं डेली तुम्हारी इस टाइम कॉल का वेट करती हूँ, तुमने अभी तक मुझे कॉल नहीं करी। मैंने कहा कौन? आप कौन बोल रही हैं आप? बोले आमिर आए, उन्हीं से पूछ लेना मैं कौन बोल रही हूँ। जब रात को आमिर रूम में आए तो मैंने आमिर से पूछा कि आपके नंबर पर किसकी कॉल थी, ये लड़की कौन थी? तो उन्होंने कहा ये एक शुभांगी है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई पहले? बोले मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें ऐसे आएंगी। तेजवीर भाई कब से हैं आप यहाँ पर? मैं मॉर्निंग 8 बजे से। क्या बताया गया थाने साहब को, क्या ड्यूटी करनी है? मुझे आवाज़ की सुरक्षा हेतु भेजा है। आवाज़ की? क्या बताया, किसकी सुरक्षा? मैंने ज़्यादा मालूम नहीं किया, ड्यूटी करते हैं आपको वहाँ से, आप देखिए। किस तरह की सुरक्षा के नहीं बताया गया आपको? क्या सूचना देनी है कोई? ये तो आप मुझसे ज़्यादा है, उस अधिकारीकरणों से पूछें। नहीं बेहतर रहेगा। आप किस लिए, क्या सुरक्षा में क्या? मैं यहाँ हूँ कि हर समय शांति बनी रहे, और आप देख रहे हैं पूर्ण शांति। आप हैं, आपके अलावा कोई और है? हाँ मैं हूँ मुकेश, अभी मैंने भेजे, मेरे आदेशानुसार वो फ्रेश होने लगे। तो जो आमिर है उसके आवास की सुरक्षा में लगाया गया आपको, जिनका ये घर है आमिर का? जी जी। वहीं हापुड़ में नवनियुक्त औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल का हापुड़ केमिस्ट एसोसिएशन हापुड़ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर स्वागत किया। इस दौरान औषधीय निरीक्षक ने कहा कि जिले में कहीं भी बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहे हों तो उन्हें बताने का कष्ट करें, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव हुआ। घटना उस वक्त की है जब मेरठ के रहने वाला परिवार खाटू श्याम के लिए जा रहा था। जब गाड़ी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के विजयनगर चौक पार कर रही थी, तभी एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आती स्कूल बस ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं गाड़ी में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जोरदार भिड़ंत बस में और कार में हुई है। यह दर्दनाक हादसा बेहद विभत्स नजर आ रहा है। गाड़ी का एक हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सुबह करीब 6:03 पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीवी में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और 2 लोग जो घायल थे इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ये जो स्कूल बस था, प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि पहले ये स्कूल बस से एक निजी स्कूल में से संबद्ध था और वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी पे से संबद्ध है, जो नई दिल्ली नंद नगरी से इसको स्टाफ लेने के जाना था और ये सीएनजी पेट्रोल पंप पे गाजीपुर पे पेट्रोल लेने के बाद ये रॉन्ग साइड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे उल्टा चल रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। और जो मृतक के लोग हैं ये मेरठ से आ रहे थे, इंचौली थाना क्षेत्र से, और इनको गुड़गांव जाना था, जहाँ पर अपनी बहन को लेकर के खाटू श्याम दर्शन के लिए। मेरे दोनों चाचा थे, उनके दोनों वाइफ थी और दोनों के ही 2 बच्चे थे। कहाँ जा रहे थे? ये खाटू श्याम जा रहे थे जी। तो ये कब चले थे वहाँ से घर से? ये घर से चले थे सुबह 4 बजे के आसपास। अच्छा, अब आपको क्या पता लगा?
हमको यही पता लगा था कि वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। उनकी कॉल गई थी, कॉल जाने पे हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आकर देखा कि सिर्फ मेरे छोटे वाले चाचा और उनका लड़का बचा है और सबकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, वो कहाँ पर भर्ती हैं? वो नोएडा भर्ती है SGM हॉस्पिटल में। अच्छा, दोनों भाई क्या करते थे, क्या काम करते हैं? जो मेरे छोटे जो हादसा आज सुबह ही जो है हमारा भतीजा ही लगता है, जितेंद्र का लड़का, ये पहुंचा घर पर, उनको चाचा का एक्सीडेंट हो गया और हम तुरंत ही भाग लिए वहाँ से। और हमें रास्ते में ही पता चला कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ। हम तो वहाँ तो पता भी नहीं चला था सही जी, रास्ते में आकर पता चला, फ़ोन करते रहे, वहाँ से पता चला जी। अब हादसा हुआ, भयानक हादसा है, गमनीय हादसा है। अगर मैं बात करूँ तो जो जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उनकी तबीयत कैसी है और वो कौन से वाले भाई हैं? वो सबसे छोटा भाई है जी, ये 3 भाई हैं, जितेंद्र और नरेंद्र और सबसे छोटा है धर्मेंद्र जी। अच्छा, जो जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, धर्मेंद्र का और धर्मेंद्र के लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा जो है। खत्म हुए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी नरेंद्र, उनकी पत्नी का नाम? उनका अनीता। और कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बेटे हैं और मियाँ बीवी, 4 थे फैमिली में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।